हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल के अंदर। और देखिए, ईवीएस सेक्शन सीटेट 2024 के लिए ये वीडियो रहने वाला है। और कंटेंट अपना होने का मैं बिल्कुल भी दावा नहीं करता हूँ। बहुत ही प्रतिष्ठित टीचर्स के द्वारा ये कंटेंट जो है तैयार किया गया है, इंटरनेट से हमने लिया है और इसी को हम अपने वीडियो में यूज़ कर रहे हैं। देखिए, हमें पढ़ाने से मतलब है, कंटेंट से हमें अभी बिल्कुल भी मतलब नहीं है। जहाँ से भी मिल जाए लपेट लो, ठीक है। बाकी आप सभी उनसे पढ़े ही होंगे जिन्होंने देखा है, और जो नहीं जानते हैं चलिए कोई नहीं, जान जाएंगे कि किनका कंटेंट था, ठीक है। बाकी चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ईवीएस सीटेट 2024 के लिए ये डेडिकेटेड वीडियो रहने वाला है। और बात करें ईवीएस, तो ये किताबों से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग ईवीएस की जो 3rd to 5th की बुक्स हैं, तीसरी से 5वीं की जो किताबें हैं ईवीएस की, उनसे ये सारे जो डेडिकेटेड क्वेश्चंस हैं, या यूँ कहें जो उनके चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं सीटेट के अंदर, वो सारे के सारे यहाँ पे उन्होंने इस पीपीटी के अंदर रखे हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले तो बात कर लेते हैं ईवीएस की जो बुक्स हैं 3rd to 5th की, उनकी बात कर लेते हैं। एनसीएफ 2005 इनके बारे में क्या कहता है। एनसीएफ 2005, देखो पहली बात ये इन ईवीएस की बुक्स के बारे में ये क्या कहता है कि इसमें जो है वो रोट लर्निंग के बारे में मतलब बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता है। रटंत विद्या को ये प्रमोट नहीं करता है, ये आपको याद रखना है पहली चीज। रटंत, रटंत मतलब माने रोट लर्निंग है ना, रट्टू तोता नहीं बनना है, इसकी बात ये बिल्कुल भी नहीं करता है, इसको प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करता है। कौन? एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो एनसीएफ क्या कहता है, ये कहता है कि भैया तुम हाई डेफिनेशंस की यहाँ पे बात ना करो बच्चों को, है ना, मतलब डेफिनेशंस परिभाषाएं ना रटवाओ। परिभाषाएं, अगर परिभाषाएं नहीं रटवाई जाएं तो बच्चों को बिल्कुल लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, इनफॉर्मल लैंग्वेज, यानी फॉर्मल लैंग्वेज की भी ये बात नहीं करता है, फॉर्मल लैंग्वेज को भी सपोर्ट नहीं करता। तो ये तीनों चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है। लैंग्वेज कौन सी सपोर्ट करेगा? इनफॉर्मल। फॉर्मल को हिंदी में क्या कहते हैं? औपचारिक भाषा को। औपचारिक भाषा को भी एनसीएफ सपोर्ट नहीं करता है, याद रखिएगा। फॉर्मल औपचारिक एक ही चीज़ है, ठीक है। भाषा कौन सी चाहता है? इनफॉर्मल। दूसरा, परिभाषाओं को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है ना। तो अगर फॉर्मल लैंग्वेज की बात नहीं होगी तो मतलब उसमें परिभाषाएं भी नहीं आएंगी, सिंपल सी बात है। और रोट लर्निंग, रटंत विद्या को भी ये प्रमोट नहीं करता है, सिंपल सी बात रहती है। ये बच्चे को उसके कंफर्टेबल के हिसाब से उसको इन्वायरमेंट दिया जाता है, उसके हिसाब से उसको भाषा प्रदान की गई कि इनफॉर्मल लैंग्वेज में बच्चा किताबों को पढ़े और उनको समझे, ताकि उसका सही विकास हो पाए, ठीक है ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही तरीके से हो पाए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये सारा डाटा जो है ये बुक के अंदर से उठाया गया है। तो पहला ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में आ चुका है। करेंसी ऑफ अबू धाबी इज, क्या नाम है? धीरम। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरह की कुछ करेंसी रहती है, 1 धीरम, ठीक है। और अगर अब आपको पता होना चाहिए अबू धाबी जो है अरब कंट्री है, और अरब कंट्रीज में ज़्यादातर वो रेगिस्तानों में फैली हुई हैं, ठीक है। द ओनली ट्री विच ग्रोज इन डेजर्ट, अब डेजर्ट की बात हुई है, रेगिस्तान की बात हुई है, अबू धाबी भी कहाँ? डेजर्ट के अंदर है। तो यहाँ पे इन्होंने एक डेट पाम जो ट्री है इसको यहाँ पे इन्होंने लिया है। ये वाला ट्री आपको याद रखना है, डेट पाम्स। ये कहाँ उगता है? तो ये डेजर्ट के अंदर ही उगता उगता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है चीज़, ठीक है। अबू धाबी की करेंसी दिरहम। और डेट पाम की बात हुई ये है क्योंकि अबू धाबी जो डेजर्ट में है, डेजर्ट कंट्री है, यूं बोल सकते हैं रेगिस्तानों के अंदर फैली हुई कंट्री है, ठीक है। तो रेगिस्तानों के अंदर जो एक ट्री है जो बहुत फेमस है और एग्जाम में पूछा भी गया है, तो डेट पाम ये रेगिस्तान के अंदर उगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब इंसेक्ट से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको पता होना चाहिए इंसेक्ट्स का, ठीक है। एज द ants मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, द अदर ants फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। देखो, ये मतलब एक तरह से ब्लाइंडली फॉलो करती हैं, किसके आधार पे? स्मेल के आधार पे।
है ना? तो आपने इंटरनेट पे या यूट्यूब सोशल मीडिया पे एंट्स को लेके कई सारे एनिमेटेड वीडियोज़ देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा। ये किस तरह से कि एक लाइन में, एक कतार में सीधे चलती हैं, जो आगे जो चींटी चल रही होती है वो स्मेल छोड़ती जाएगी और पीछे-पीछे बाकी चींटियाँ उसको फ़ॉलो करते हुए जाती हैं। और बात करें चींटियों की तो इंसेक्ट्स में सबसे खतरनाक आर्किटेक्चर किनका होता है? सबसे खतरनाक आर्किटेक्ट इन्हीं का होता है चींटियों का। मतलब सबसे बेहतरीन सभ्यता की अगर बात करें इंसेक्ट्स के अंदर, तो वो चींटियों की होती है। बेहतरीन इंजीनियरिंग का अगर उदाहरण कोई है इंसेक्ट्स के अंदर, तो वो है चींटियों का। क्योंकि नेशनल ज्योग्राफी पे भी हमने जो चैनल आता है, वहाँ पे एक वीडियो देखा था चींटियों को लेके। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो चींटियों का घर जो होता है, जहाँ पे ये रहती हैं मिट्टी के अंदर, उन्होंने एक मतलब बोल सकते हो लोहा पिघला के उन्होंने उस चींटियों के मतलब जो घर होता है उसके अंदर उन्होंने एक पाइप के माध्यम से या यूं कहें एक जो पेंसिल का सॉरी पेन की जो रिफिल होती है उसके माध्यम से उसमें डाला और देखा कि जब उसको खोदा जब वो सूख गया पूरा का पूरा मटेरियल जो भी था वो तो उसको खोद के जब बाहर निकाला तो एक बेहतरीन आर्किटेक्ट उनको देखने को मिला वो था चींटियों का ठीक है। बाकी लगभग कोई भी इंसेक्ट्स का इतना बेहतरीन आर्किटेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, बात करते हैं डॉग्स की। डॉग्स मार्क आउट देयर own एरिया ऑन द रोड। ठीक है, दे कैन मेक आउट इफ another dog has come into their area by the smell of its urine or potty। अब आप देख सकते हो ना, बात होती है कुत्तों की तो है ना, आपने सुना होगा इलाका, है ना, इलाका कुत्तों का होता है। ठीक है, हाँ वही वाला डायलॉग थोड़ा सा मेरे को मूवी की याद आ गई, है ना? तो बात हुई है यहाँ पे यूरिन और पॉटी की। तो आपने देखा होगा जब भी आप अपने डॉग को जिन्होंने अपने घर में पेट पाला हुआ है, डॉग पाला हुआ है, उनको पता होगा कि जो डॉग होते हैं उनको घुमाने जब लेके जाया जाता है तो रोज़ लगभग वो जो उनका एरिया होता है वहीं पे घूमना पसंद करते हैं। वहीं पे वो रोज़ जो अपना यूरिन होता है एक ही जगह जाके वो खाली करके आते हैं। सिंपल सी बात है ये, ठीक है? तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो अपना एरिया मार्क कर रहे होते हैं। वो ये दर्शाना चाहते हैं जहाँ पे वो बार-बार यूरिन वगैरह करते हैं, पॉटी वगैरह करते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये आप समझ गए होंगे। सिल्क वर्म यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे मच्छर की फ़ोटो लगा दी गई है और यहाँ पे है आपका सिल्क वर्म। तो सिल्क वर्म की आगे-पीछे हो गई है, इनसे फ़ोटोज़ पता नहीं क्या-क्या है, चलो देख लेते हैं हम। समझना ही है ना आपको, समझ लीजिएगा सिल्क वर्म की बात हुई है जो कि ये है आपका सिल्क वर्म, ठीक है? देख लीजिएगा। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, है ना? धागे बनाने का काम करता है ये। सिल्कवर्म कैन फाइंड इट्स फीमेल वर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। देखो स्मेल की बात हुई, चींटियों से हमने अभी स्मेल के बारे में पढ़ा। तो सिल्कवर्म की भी बात होती है, कई किलोमीटर दूर से अपने अपने पार्टनर को, फीमेल पार्टनर को कैसे पहचान लेता है? उसकी स्मेल से पहचान लेता है ना? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो स्मेल की बात हुई है भैया सिल्कवर्म, ठीक है? जो कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा या क्या बोलते हैं हिंदी में, वो आप सर्च कर लीजिएगा। अब बात हुई है मॉस्किटो की, तो मॉस्किटो यहाँ पे पीछे चला गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मच्छर, मच्छर भी क्या करता है? जो एक इंसान होता है उसको भी उसकी स्मेल से पहचान लेता है, उसकी बॉडी की जो स्मेल होती है उससे पहचान लेता है या हीट से, या बोल सकते हैं कि हीट से, बॉडी की जो हीट होती है एक मनुष्य की, उस हीट से वो पहचान लेता है कि हाँ ये कोई मनुष्य है, कोई पशु पक्षी है या उस हिसाब से, ठीक है? मनुष्य की बात करें तो ये हीट ऑफ द बॉडी से पहचान लेता है। सिंपल सी बात है ये। किसकी हुई है बात? मॉस्किटो की, ठीक है? आगे देखिए बर्ड्स की बात कर लेते हैं। बर्ड्स और एनिमल से भर भर के क्वेश्चन ईवीएस के अंदर आते हैं, तो इसको भी समझ लीजिएगा। बोलता है मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड एंड देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक पक्षी है बोल रहा है इनकी आइज जो होती हैं, इनकी आंखें कहाँ होती हैं? इनकी आँखें होती हैं हेड के बिल्कुल साइड में। एक आँख अगर इस साइड है तो दूसरी इस साइड है और ये एक टाइम पे 2 अलग-अलग मतलब ऑब्जेक्ट पे एक टाइम पे फ़ोकस कर सकते हैं। यानी 2 साइड को ये आराम से देख सकते हैं। और अगर हम मनुष्यों की बात करें तो मनुष्य बिल्कुल सामने देख सकता है। एक टाइम पे बिल्कुल सामने देख सकता है, आजू-बाजू बिल्कुल भी नहीं देख सकता है। बट बर्ड्स के मामले में बिल्कुल उल्टा है, ये एक टाइम पे 2 अलग-अलग डायरेक्शंस में देख सकते हैं। एक्सेप्ट किसको छोड़ के? किसको छोड़ के?
आउल, अगर उल्लू की बात करें तो उसकी आँखें कहाँ होती हैं? वो सामने होती हैं, जैसे कि हमारी मनुष्यों की आँखें बिल्कुल सामने होती हैं, तो उल्लू की आँखें भी कहाँ होती हैं? बिल्कुल सामने होती हैं, फ़ोरहेड की तरफ होती हैं। आप ये बोल सकते हो अगर आपने उल्लू देखा है तो। नहीं देखा है तो खुद को आईने में देख लीजिएगा, पता चल जाएगा, ठीक है? मतलब हाँ, जहाँ अरे खुद को उल्लू नहीं समझना है, मतलब जैसे तुम्हारी आँखें आगे की तरफ है, उल्लू की आँखें भी क्या हैं? आगे की तरफ होती हैं, है ना? दिल पे ले गए तुम तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. जब वो सामने देखते तो उन सेम ऑब्जेक्ट पे वो अच्छे से बेहतरीन से मतलब वो फोकस कर पाते हैं। इन द मोस्ट ऑफ द बर्ड्स eyes are fixed and cannot move. That's why bird have to turn their heads to see around. अब उनकी आंखें जो होती हैं स्थिर रहती हैं, जैसे हमारी आंखों की जो पुतली होती है, ब्लैक पार्ट होता है ना आंख के बीच का, इसको आप मूव कर सकते हो। अगर नहीं पता तो जिसने अंडरटेकर को देखा होगा वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो हमारी जो पुतली होती है आँख की वो मूव कर लेती है, तो इसी वजह से हम अगर सामने देख रहे हैं तो थोड़ा अगर बाजू देखना तो हम अपनी आँखों की पुतली को हिला के देख सकते हैं। बट अगर हम बर्ड्स की बात करें तो उनकी आँखों की पुतली बिल्कुल स्टैटिक है, स्थिर है, वो फिक्स है, ठीक है? वो मूव नहीं करती है, इसीलिए वो क्या करते हैं जब उनको आजू-बाजू देखना है तो वो अपनी मुंडियों को हिलाते हैं, अगर उनको पीछे देखना तो बिल्कुल ऐसे टर्न करेंगे, ठीक है? समझ गए ये चीज़? ये यहाँ पे बात हो रही है तो अच्छे से समझना और यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। ठीक है, अब कुछ और बर्ड्स की बात कर लेते हैं। सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल और वल्चर, इन तीनों को अच्छे से याद रख लेना है। काइट्स, ईगल्स और वल्चर्स कैन सी 4 टाइम एज फार एज वी कैन। हम मनुष्यों से ये 4 गुना बेहतर देख सकते हैं ये, है ना? 4 गुना। This bird can see things from a distance of 8 meters, what we can see from a distance of 2 meters. ये क्या बोल रहा है? ये हमें जो 2 मीटर से चीज़ दिखाई दे रही है ना, कि हम 2 मीटर से अगर मैं यहाँ से कैमरे की बात करूँ या फ़ोन की बात करूँ या लैपटॉप की बात करूँ या किताबों की बात करूँ, तो मान लो मुझे 2 मीटर से आराम से मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ। इन्हें 8 मीटर से वो सारी चीज़ें आराम से देख पा रही होंगी। इसीलिए बोलते हैं ना कि बाज की नज़र होनी चाहिए। हाँ, तो वो बाज की नज़र हर किसी की नहीं हो सकती है। तो इंसानों की अगर 2 मीटर से देख पा रहा है इंसान, तो ये जो काइट, वल्चर और ईगल है, ये कहाँ से? ये 8 मीटर की दूरी से वो सेम चीज़ देख पा रहे होंगे उतने ही अच्छे विज़ुअल के साथ। समझ गए ये चीज़? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तीनों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। हाँ, ये उल्लू की बात हुई थी। देखिए हाँ, उल्लू इन्होंने भी डाला है। तो उल्लू को देख लीजिए, इनकी आँखें कहाँ हैं? बिल्कुल सामने हैं। ये अपनी गर्दन कितने डिग्री, लगभग 270 डिग्री तक रोटेट कर लेता है बड़ी आसानी से। है ना? मतलब ये पूरा पीछे आराम से मुड़ जाता है, ऐसे ऐसे मुड़ जाता है पूरा। ठीक है? ऐसे मुड़ जाता है ये पूरा। ठीक है? तो नोट कर लेना है ये आपको इसके बारे में। अब देखते हैं इसके बारे में इन्होंने क्या छापा है। ठीक है? Animals cannot see as many color as we can. It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. देखो उल्लू की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, लगभग अगर हम हर जानवरों की बात करें। देखो आपने साइंस में भी ये चीज़ पढ़ी होगी, अगर आपने 8th 9th में आई थिंक है इसके ऊपर डेडिकेटेड चैप्टर भी एक। इसमें बोला गया है कि जितने कलर हम देख पाते हैं इतने पशु पक्षी नहीं देख पाते हैं। कुछ पशु पक्षी जो कुछ जानवर हैं वो नहीं देख पाते। जैसे कुत्ते की बात करें उसको लिमिटेड कलर दिखते हैं, उल्लू की बात करें इसको भी लिमिटेड कलर ही दिखते हैं। अब इसको रात में ज़्यादा दिखता है, दिन में तो इसको कुछ भी नहीं दिखता, लगभग अंधेरा, है ना? काला अक्षर भैंस बराबर, वही बात, ठीक है? तो इसको भी कम चीज़ें दिखती हैं। दोज़ एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर। अब ये जो उल्लू है रात को जागता है, इसको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है सारा का सारा, इसकी बात हुई है। बर्ड्स ईयर आर स्मॉल होल्स कवर्ड विद फीदर्स। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा छप गया है, छप नहीं गया है, छिप गया है, ठीक है? बोला है कि बर्ड्स ईयर्स आर स्मॉल होल्स। इनको कान होते हैं भैया, ये नहीं कि इनको कान नहीं होते, कान होते हैं पर दिखते नहीं। जैसे हमारे कान है ना, दिख पा रहे हो, देख पा रहे हो सारी चीजें, ये देखो, ये है हमारा कान, ठीक है? बर्ड्स का दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो
बर्ड्स के कान होते हैं किसके नीचे? इनके फीदर्स, इनके पंखों के नीचे छिपे होते हैं, कान होते हैं, बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? तो ये बात कह रहा है ये, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नोट करिएगा, ये अपनी गर्दन 270 डिग्री तक हाँ, रोटेट कर लेता है। देखो, अब बात हो रही है इनकी, क्रोकोडाइल की, या जो लिज़ार्ड वगैरह होते हैं, इनके भी कान होते हैं। इनकी चमड़ी में ही छिपे होते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, छोटा-सा होल होता है इनकी चमड़ी के अंदर, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है? क्रोकोडाइल, और अगर लिज़र्ड की बात करें तो, ठीक है? An Indian robin lays its eggs in between the stone along the roadside. देखो, ये वो पक्षी है ना जो कहीं पे भी अपने अंडे दे देगा, इसको कोई मतलब नहीं है घोंसले से, कोई मतलब नहीं है कि जो जगह है वो कितनी सख्त है या नरम है, अंडा टूट जाएगा नहीं टूट जाएगा, भाड़ में जाए दुनिया, हम अपनी ही मस्ती में रहेंगे। वो हिसाब है इनका, किनका भैया? अपने इंडियन रॉबिन जो भाई साहब हैं इनका। नोट कर लीजिएगा, ये रहे इनकी तस्वीर, फोटो आप देख सकते हैं, ठीक है? याद रखिएगा कि ये कहीं पे भी अंडे दे देता है। अच्छा, कोयल जो होती है वो अपने अंडे, ये तो आप सभी ने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, ये अपने अंडे कहाँ देती है? ये कौवे के घोंसले में चुपके से अंडे दे आती है, क्योंकि कौवे और कोयल के अंडों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, डिफ़रेंस नहीं होता है। द कोयल लेज़ इट्स एग्स इन क्रोज़ नेस्ट, पहली बात यही है, बिल्कुल सही बात है। बर्ड्स यूज़ द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स, ठीक है? ठीक है, हाँ, ये बात भी सही है कि बर्ड्स जो हैं ज़्यादातर घोंसले का प्रयोग क्यों करते हैं? ताकि वो अपने अंडे दे पाएँ। फिर जब मतलब अंडे दे दिए तो ये मतलब उनको छोड़ भी देते हैं, जब बच्चे इनके निकल आते हैं अंडों से, तो ये घोंसले को भी त्याग देते हैं। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है ना? एनवायरनमेंट का हिस्सा है, आपने नोटिस की होंगी चीज़ें, नहीं की हैं तो करिएगा, काफ़ी सही सब्जेक्ट है ईवीएस अपने आप में, ठीक है? आफ्टर द एग्स हैव हैच्ड एंड द चिक्स हैव ग्रोन, दे लीव द नेस्ट। हमने हाँ, बिल्कुल ये बात कर तो ली कि जब ये अंडे देते हैं, इनके जो बच्चे पैदा होते हैं, जब बच्चे बड़े थोड़े हो जाते हैं, उड़ने फिरने लायक, चलने फिरने लायक, तो ये वो घोंसला त्याग देते हैं और सारी सारी दुनिया अपना जहान है, ठीक है? एक गाना था, पंछी पवन नदियाँ के नहीं, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, है ना? कोई सरहद इनको ना रोके, ठीक है? तो इनके लिए कोई भी सरहद नहीं बनी है। इंसानों के लिए ही बना है, भारत, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, यूएसए, जो भी है, ठीक है? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बर्ड्स के लिए कोई भी सीमा नहीं होती है, ठीक है? इंसानों की तरह ये किसी भी कंट्री में आराम से फ्रीली आ जा सकते हैं। घोंसला तो ये सिर्फ़ अंडा बनाने के लिए देते हैं, सॉरी, अंडा देने के लिए बनाते हैं, ठीक है? अब इंसान क्या करते हैं, ज़िंदगी भर एक घर बना देंगे और उसी चारदीवारी के अंदर बैठे रहेंगे, जैसा कि अभी मैं भी एक कमरे के अंदर ही हूँ, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, नोट कर लीजिएगा बर्ड्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं कुछ एनिमल्स की। Some birds and animals have different sounds for different situations such as for danger। देखो, सिंपल सी बात है, हम जैसे इंसान अब कोई ना कोई भाषा बना के, या अलग-अलग रीजन की अलग-अलग भाषा होती है, कम्युनिकेट करने के लिए, उसी प्रकार जितने भी एनिमल्स हैं, वो भी क्या करते हैं, इनके भी अपनी साइन लैंग्वेज है, या कोई ना कोई अगर ये भाषा मतलब जैसे आवाज़ें निकालते हैं, जैसे गुर्राने की आवाज़, या मतलब पशु-पक्षी चहचहाने की आवाज़, तो इन अलग-अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग-अलग साउंड्स होती हैं। अगर खतरा है तो उस हिसाब की साउंड देंगे, अगर खतरा नहीं है तो उस हिसाब की साउंड देते हैं, चाहे बंदर हो, चाहे शेर हो, चाहे कुछ भी हो, ये चीज़ रहती है इम्पोर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। Some animals start behaving in a different way when a earthquake or storm is about to come। देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है ना? जब भी आप, अगर आपने एक इसके ऊपर डेडिकेटेड चैप्टर है ईवीएस के अंदर भी, कि जापान में जब सुनामी वगैरह आई थी, तो एक व्यक्ति ने जो कुत्ता पाला हुआ था, उसको घुमाने लेके जा रहा था। तो वो कुत्ता जो है, सडनली उसने क्या करा, उसने मतलब अपने मालिक को खींचने लगा कि आज मुझे घुमाने ना लेके जाओ, घर में ही रहते हैं, है ना? वो बीच के किनारे जाते थे उसको घुमाने को लेके। तो जो कुत्ता था, उसके बिहेवियर को देख के थोड़ा मालिक भी दंग रह गया, और वो उसको उस दिन घुमाने नहीं लेके गया, ठीक है?
और बाद में पता चला कि ये जो कुत्ता था आज इसलिए नहीं गया था क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, उसी दिन वहाँ पे सुनामी आई थी। तो मतलब जो मालिक था वो काफ़ी आश्चर्यचकित रह गया कि हाँ भाई, इनको पहले से ही आइडिया हो जाता है, जितने भी पशु पक्षी होते हैं ना, जैसे पालतू जानवर ही हैं, हाथी घोड़ा बिल्ली, कुछ भी आप घर पे पालते हो कुत्ता, इनको पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पे हाँ जी आज अर्थक्वेक आने वाला है, सुनामी आने वाली है, ज्वालामुखी फटने वाला है या कुछ भी है। ये क्या करते हैं, ये फ़ील कर लेते हैं उन एनर्जीज़ को, या यूँ कहें कि इनको पहले से ही आइडिया हो जाता है, ठीक है? पीपल हू लिव इन फॉरेस्ट कैन ऑब्ज़र्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कम टू नो डेंजर, है ना? देखो पीपल नो इन फॉरेस्ट की बात हुई है। देखो अगर मैं अपनी बात करूँ, हमने भी घरों में गाय, बैल, कुत्ते सब कुछ पाला होता है, कुत्ता, बिल्ली, तो इनको आइडिया होता है। अगर इनका आप बिहेवियर ध्यान से ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये भी ऑब्ज़र्व करते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कि क्या-क्या चीज़ें होने वाली हैं। इनको भी पता होता है कि भूकंप क्या है, सुनामी क्या है, कहाँ पे खतरा है। सिंपल सी बात रहती है ये, तो आपको एनिमल से कुछ सीखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ये भी किताब के अंदर छपा हुआ है ईवीएस के अंदर, देखिए। इन दिसंबर 2004 फ्यू ट्राइब्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ द अंडमान आइलैंड noticed noticed the animals behaving in a different manner. They guessed some danger, so they moved away to a safer part of the island. Soon after, the islands were hit by the tsunami, but these people were saved. अब वही बात कि जो जानवर इन्होंने पाले हुए थे आइलैंड की, कौन से आइलैंड की बात हुई है, अंडमान की बात हुई है यहाँ पे। अंडमान में 2004 में क्या आई थी, सुनामी आई थी। वहाँ पे कुछ एक ट्राइब्स रहती हैं, है ना, आदिवासी लोग रहते हैं। तो उनके उन्होंने जो पशु पक्षी बोल सकते हैं, उन्होंने जो पशु पाले हैं, पालतू जानवरों की बात कर लेते हैं। पालतू जानवर जो उन्होंने पाले हैं, उन्होंने भी क्या किया, मतलब कुछ अलग बिहेवियर करना शुरू कर दिया। और अब जिसने पशु पाले हैं घर पे, उनको पता होता है कि ये अलग बिहेवियर क्यों कर रहा है। और जब बादल होते हैं तो देखना आप, जिन्होंने गाय बैल पाले होते हैं वो काफ़ी मतलब तेज़ भागते हैं। है ना? तेज़ भागते हैं वो। बाहर अगर आप उनको चराने को लेके जा रहे हो, ग्रेज़िंग करने के लिए लेके जा रहे हो, तो वो अलग ही बिहेवियर करते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व करी है। हमने गाय पाली हुई है घर पे, 1 गाय, 2 बैल, तो हमें आइडिया है कि ये ऐसा ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, ठीक है? तो ये वही बात कर रहा है कि उन्होंने भी अलग से बिहेव स्टार्ट करना शुरू कर दिया, और जो आदिवासी लोग थे वो समझ गए कि यहाँ आज कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसलिए यहाँ से थोड़ा-सा मतलब सेफ़र पार्ट की ओर चल पड़ते हैं, जहाँ पे हम थोड़ा-सा सेफ़ रह पाएँगे, बच पाएँगे, जो भी नेचुरल डिज़ास्टर है उसके प्रभाव से, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए देखिए, हाँ, स्नेक्स की बात हुई है, हाँ, लोगों की जो एक्स होती है, ठीक है? उसकी बात हुई है। स्नेक्स आर डीफ एंड दे ओनली फील वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। ये बहरे होते हैं एक तरह से, इनके कान नहीं होते हैं, सिंपल सी बात है। ये क्या करते हैं, वाइब्रेशंस को फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि बीन बजा दी और इनको सुनाई दे रही है वो एनर्जीज़ के माध्यम से इनको वो ऑब्ज़र्व होती हैं सारी की सारी चीज़ें। ये बात यहाँ पे कर रहा है, तो नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यहाँ ये तुम्हारी एक्स भी है, काफ़ी खतरनाक होती है लोगों की एक्स, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइज़नस इन इंडिया। हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? इंडिया के अंदर एक हवा होता है ना कि जो साँप के काटने से लोग मर जाते हैं, ख़ासकर देखो इंडिया में जो 4 साँप हैं, ये सबसे ज़हरीले हैं, ठीक है? और इन्हीं के काटने से ज़्यादातर मृत्यु होती है लोगों की। तो कौन-कौन से हैं? पहला है कोबरा, दूसरा है कॉमन क्रेट, रसल वाइपर, इसको बोलते हैं दोबिया, ठीक है? सो स्केल्ड वाइपर, इसको अफाई बोलते हैं। ये आपने यहाँ पे नोट करना है, ये इनकी फ़ोटोज़ हैं। 4 प्रकार के साँप हैं, ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया है ईवीएस पेपर 1 के अंदर ज़रूर से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है?
इसको नोट कर लीजिएगा। देखो, हर एक साँप ज़हरीला नहीं होता है, कई बार तो लोग साँप के डर से हार्ट अटैक ही आ जाता है, वैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं होता है। आज के टाइम पे इसके एंटीडोट बन चुके हैं, आराम से जाइए डॉक्टर के पास, टीका-वीका लगवाइए और वो ज़हर को ज़हर ख़त्म कर देता है, सिंपल सी बात रहती है ये। और साइंस में अगर आपने पढ़ा होगा, तो जो इनके एंटीडोट बनते हैं, है ना? सांप के ज़हर के लिए जो दवाई बनती है, वो भी सांप के ज़हरों से ही बनी होती है। सिंपल सी बात है, ज़हर को ज़हर मारता है, नागिन को नागिन ही मार सकती है। ठीक है? चलिए आगे देखिए। In a snake has two holes, teeth, fangs. The poison enters the person's body through these fangs. यहाँ पे ये देखो, ये जो सांप के जो दांत होते हैं, ये हालांकि ये जब अटैक करता है किसी पे, ये तभी ज्यादातर ये नीचे की तरफ निकलते हैं, अदरवाइज ये इसकी स्किन के अंदर ही रहते हैं, पीछे ऊपर की तरफ धंसे रहते हैं। जब ये अटैक करता है तो यहाँ पे होता है ये मतलब बोल सकते हो जहर की जो थैली होती है, ये अटैच होती है इन किनके थ्रू, किनके साथ, इसके दांतों के साथ। जैसे ये डंक मारता है तो ये जो थैली होती है ये दबती है, प्रेस होती है, जब दांतों पे प्रेशर बनेगा तो वो जो जहर होता है वो दांतों के थ्रू निकल के इंसानों की बॉडी के अंदर चला जाता है। सिंपल सी बात रहती है ये। द मेडिसिन फॉर अ स्नेक बाइट्स इज मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन, ये हमने अभी बात कर ली, है ना? जहर को जहर ही मारता है, लोहे को लोहा ही काटता है, सिंपल सी बात रहती है ये। और ये जो ज़हर की जो दवाई बनती है, ये भी साँप के ज़हर से ही बनती है, सिंपल सी बात रहती है ये, है ना? और ये हर एक हॉस्पिटल में जितने भी छोटे मोटे डिस्पेंसरीज़ वगैरह खुलती हैं गवर्नमेंट, ये लगभग छोटे-मोटे जितने भी हॉस्पिटल्स खुलते हैं, है ना? दूर-दराज के क्षेत्रों में भी हर एक जगह पे ये मतलब स्नेक पॉइज़न के लिए जो मेडिसिन है वो अवेलेबल है, ठीक है? इसकी बात हो रही है यहाँ पे। A snake charmer's story. Spears are also called कलबेलियास। देखिए ईवीएस के अंदर एक चैप्टर है स्नेक्स के ऊपर लेके, कलबेलिया के ऊपर लेके ये स्नेक चार्मर्स स्टोरी की बात हुई है। तो जो बीन बजाने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, है ना? स्पेरे को क्या बोला जाता है? कलबेलिया बोला जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट करिएगा, क्वेश्चन बना है। ठीक है। द स्नेक चार्मर्स रिकॉग्नाइज अ स्नेक बाइट बाय इट्स बाइट marks. The snake charmers collect or make many medicines with the helps of plants which they found in forest. ठीक है? Snakes are helpful for farmers as they eat rats in the fields. Otherwise, rats would eat the crops. देखो जो स्नेक्स है ना, ये क्या है? किसानों के मित्र। देखो एक केंचुआ, अर्थवर्म जिसे आप कहते हो, केंचुआ और सांप, ये दोनों क्या हैं? किसानों के मित्र हैं। केंचुआ क्या करता है? ज़मीन को उपजाऊ बनाए रखता है, ज़मीन को उपजाऊ बनाता है। और साँप क्या करता है? चूहों को खाता है। या जो ये रैट की तरह एक दिखने वाली एक और स्पीशीज़ है, उसको भी ये ख़त्म करते हैं। कौन? साँप, जो कि मिट्टी के अंदर रहते हैं, उनको कुछ बोलते हैं यार, मैं भूल गया नाम उनका भी, है ना? ठीक है। तो यहाँ पे बात हुई है सांप की। देखो सांप जो है ना, वो अब जो स्पेरा होता है उसको पता होता है कि ये डंक जो है सांप के काटने से हुआ है, या कहीं खेलते खेलते लकड़ी या कील वगैरह से हमको लग जाती है। तो कई बार हम ऐसे ही बोल देते हैं कि यार क्या पता मुझे सांप ने काट दिया है। एक बार हमारे गांव में हम क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है? वो लड़के को लगी, किसके साथ, एक जो कंटीली जो झाड़ी नहीं होती है, जो मतलब कपड़ों के साथ भी चिपक जाती है और वो मतलब फंसी रहती है, ऐसी झाड़ी के साथ उसको 2 निशान लग गए उसके स्किन पे। और उसने बोल दिया घर पे जाके कि यार मुझे ऐसे-ऐसे लगी है, पता नहीं साँप ने काट दिया कि क्या। और फिर हमारे गाँव में देखो, हम तो पहाड़ों में रहते हैं, हमें पता है, हमारे गाँव में अभी भी ज़्यादातर देसी इलाज होता है। लोग हॉस्पिटल कम जाते हैं, वो पहले लोकल जो होते हैं उनसे ही इलाज करवाना पसंद करते हैं। वैसे तो हॉस्पिटल जाना चाहिए, मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा सभी को, है ना? क्योंकि देखो जो डॉक्टर इलाज देगा वो बिल्कुल ही सही इलाज देगा, ऐसा भी नहीं है। बाकी गाँव में भी पुराने समय में, जैसे कि यहाँ पे बात हुई है, द स्नेक्स चार्मर्स कलेक्ट द मेक मैनी मेडिसिन्स, कि कहाँ से बनाता है वो? प्लांट्स के जो लीव्स वगैरह होते हैं जंगलों के अंदर, वहाँ से ये मेडिसिन बनाता है। बिल्कुल सही बात है, हमने गाँव में देखा भी है। कई लोग जो जड़ी बूटियाँ लाते हैं, जंगलों में जाते हैं, उनसे ही दवाइयाँ बना के उस घाव पे लगा देते हैं, जो कि वो ज़हर को खींच लेता है। ठीक है? ये हमने देखा भी है। बट डॉक्टरों के पास जाना ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको
नोट करनी है। मेडिसिन बिल्कुल लोकल लेवल पे जो होते हैं, जो सपेरे लोग वो बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बाकी चलो बढ़ते हैं आगे। नागुम्फन डिज़ाइन ऑफ द काइंड ऑफ यूज्ड इन रंगोली। देखो नाग गुम्फन एक क्या है, डिज़ाइन है ना, जो कि स्पेशली रंगोली के अवसर पे बनाया जाता है। ये कहाँ पे बनाया जाता है? सौराष्ट्र के अंदर, गुजरात, जो कि गुजरात का एक क्षेत्र है, सौराष्ट्र, है ना? और साउथ इंडिया के अंदर ये डिज़ाइन बनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नाग गुम्फन सौराष्ट्र और साउथ इंडिया के अंदर एक रंगोली के रूप में ये बनाया जाता है, नोट कर लेना है आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है स्लोथ, एक जीव है, ये आपने वीडियो के अंदर देखा होगा, काफ़ी स्लो है। और इसके बारे में कुछ एक जानकारी ईवीएस के अंदर, बुक के अंदर दी गई है। देखो क्या बोला है, इट लुक्स लाइक अ बियर, ये भालू की तरह दिखता है। हाइट में उतना बड़ा नहीं होता है, बट भालू की तरह दिखता है बिल्कुल। हमने ये वीडियो के अंदर भी देखा था, काफ़ी सारे वीडियोस इसके वायरल होते रहते हैं इंटरनेट वगैरह पे। ठीक है, बियर बट इज नॉट, इट लुक्स लाइक अ बियर बट इज नॉट, मतलब भालू की तरह दिखता है पर भालू नहीं है। इट इज अ स्लॉथ, ये स्लॉथ है। ठीक है, इट इज स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग while हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। ये उल्टा लटक के सो जाता है, कितने घंटे तक? 17 घंटे तक। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है स्लॉथ के बारे में, नोट कर लीजिएगा। 17 घंटे सोता है कौन? स्लॉथ। भालू की तरह दिखता है, ठीक है, पर एग्जैक्ट भालू नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उल्टा लटक के सोता है टहनियों के साथ, लटक जाएगा, सो जाएगा, टेंशन नहीं है। काफ़ी स्लो होता है ये, आप चेक करिएगा, इसके ऊपर इंटरनेट पे काफ़ी सारे वीडियोस वायरल हुए थे, मैंने देखे हैं। ये अगर चलता है तो बहुत धीरे चलता है, बहुत ही धीरे चलता है। ठीक है, अच्छा आगे क्या बोला इसके बारे में खास? स्लोथ लिव्स अबाउट 40 ईयर्स, ये 40 साल तक लगभग जीता है। एंड दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्री। लगभग मैंने कहा ना ये काफ़ी स्लो होता है, लगभग ये 8 ही पेड़ मतलब क्रॉस करता है लगभग 40 सालों में। अगर एक ट्री पे बैठा है तो खाता रहेगा, सोता रहेगा, वहीं पे खा रहा है, सो रहा है। लगभग 40 साल में ही 8 ट्रीज की पत्तियां ही खा पाता है। देखो पेड़ पे रह रहा है तो पत्तियां खाएगा, ऑब्वियस सी बात है। वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री, ये हफ्ते में लगभग एक बार ही पेड़ के नीचे आता है। कौन इतना चढ़ता रहे, है ना? सबसे लेजी जानवरों में से एक है ये, और सबसे सुस्त और सबसे स्लो जानवरों में से एक है स्लॉथ। इसके बारे में आप सर्च करिएगा यूट्यूब पे, आपको बहुत मज़ेदार वीडियोस मिलेंगे, फनी फनी से वीडियोस मिलेंगे। एक वीडियो तो वो वायरल हुआ था जब ये रोड में क्रॉस कर रहा होता है और मतलब जाम लग जाता है। आई थिंक ये यूएस का वीडियो था, यूएस से वायरल हुआ था शायद, शायद मे बी आई एम नॉट रॉन्ग। आप चेक करिएगा स्लॉथ के बारे में। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ पे दी है, तो इम्पोर्टेंट है। 40 साल का जीवन काल है इसका। अ, उस जीवन काल में ये 8 ही ट्रीज को मतलब चेंज करता रहता है ना? 8 ही ट्री ये बदल पाता है, वहाँ पे सोता है, लटकता रहता है, खा रहा है, सो रहा है, टेंशन नहीं है कोई भी। 17 घंटे ये दिन के सोता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें यही हैं, यहाँ से नोट करनी है आपको। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अबाउट स्लीप, अब स्लीप की बात हुई है तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोला गया है अबाउट स्लीप। ठीक है, लिज़ार्ड गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप फॉर ऑलमोस्ट अ सीजन। देखिए, अगर बात करें हम जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, अब मैं अपने एरिया की बात करता हूँ, हिमाचल से मैं हूँ, और यहाँ हमारे यहाँ तो बर्फ़ भी गिरती है। जैसे सांप वगैरह होते हैं, लिज़र्ड्स वगैरह होती हैं, चींटियाँ वगैरह, ये जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं लगभग लगभग, जो मेनली ये क्या करते हैं, जैसे ही ठंड आना शुरू हो जाती है, ये मिट्टी के अंदर इनके घर होते हैं, मिट्टी के अंदर डीप चले जाते हैं लगभग एक सीज़न के लिए। अपने लिए लगभग 5 से 6 महीने का खाना इकट्ठा कर लेते हैं। चाहे इनके जो गुफ़ाएँ बनी हैं मिट्टी के अंदर, जहाँ पे ये रहते हैं, अपना घर जो भी इन्होंने बनाया होता है। लिज़ार्ड की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट बोल रहा है ना कि डीप स्लीप में चली जाती है ना? ठीक है, यहाँ पे स्लीप की बात हुई है, लगभग ये दिखती नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये डीप स्लीप की बात हो रही है। लगभग ये एक सीज़न के लिए यहाँ पे दिखती नहीं है। ठीक है, काऊ स्लीप्स अराउंड 4 घंटे। एक कऊ होती है वो 4 घंटे ही सोती है, बिल्कुल सही बात है। पाइथन स्लीप्स अराउंड 18
आवर्स, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। एक पाइथन जो होता है, पाइथन तो देखा ही होगा ना सभी ने, नहीं देखा तो देखिएगा, ठीक है। जिराफ स्लीप्स अराउंड 2 आवर्स, सबसे कम सोता है भाई जिराफ, ठीक है। कैट स्लीप्स अराउंड 12 आवर्स, ठीक है। कैट क्या है, लगभग 12 घंटे सोती है, नोट करिएगा ये भी। अब आ गई कर्णम मल्लेश्वरी से हर बार क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, हर एक एग्ज़ाम में जीएस सेक्शन में ये आता ही है। और ईवीएस के अंदर भी इनके ऊपर ये कहानी छपी है, या कहानी नहीं बोल सकते, इनके ऊपर ये चीज़ छापी गई है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अगर बोल सकते हो आप। तो ये आपको इम्पोर्टेंट मतलब चीज़ है, आप पता होनी चाहिए अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है। हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर? कर्नम मल्लेश्वरी इज वेट लिफ्टर। ये क्या है, भारत तोलक हैं, मतलब ये वेट लिफ्टर हैं, आपको पता होना चाहिए। शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश, कहाँ से भैया, आंध्र प्रदेश से हैं, ठीक है। नोट करिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हर फादर इज पुलिस कांस्टेबल, मल्लेश्वरी स्टार्टेड, देखो इसके फादर जो हैं पुलिस कांस्टेबल हैं। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड, जब ये 12 साल की थी तभी से इन्होंने वेट लिफ्टिंग करना शुरू कर दिया था। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम्स, ये वर्तमान समय में लगभग 130 किलोग्राम, जो कि अभी तक मेरा रिकॉर्ड कितना है, आई थिंक मेरा 120 तक का ही है। मैं 10 किलोमीटर इनसे भी, सॉरी 10 किलोग्राम इनसे कम उठा पाता हूँ, सोच के देखिए, 10 किलोग्राम में कम उठाता हूँ, मेरा हाईएस्ट 120 है, इनका 130 है, सोच के देखिए। और आपका कितना ही होगा, जो प्रैक्टिस नहीं करता उनका तो कितना ही होगा, देख देख लीजिएगा। कर्नम हैज़ won 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स, भाई कितने मेडल जीत लिए इंटरनेशनल लेवल पे, 29 मेडल जीत लिए हैं, है ना। एंड इनकी जो 4 बहनें हैं वो भी क्या प्रैक्टिस कर रही हैं, वेट लिफ्टिंग की, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनकी कितनी सिस्टर्स हैं, तो 4 बहनें हैं ये, ठीक है। 130 केजी तक का ये वजन उठाती हैं वर्तमान समय में। 29 मेडल इन्होंने अब तक इंटरनेशनल लेवल पे जीत लिए हैं, ठीक है। और ये आई थिंक इंडिया की फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में सबसे पहले गोल्ड मेडल भी जीता था। तो ये आप इनके बारे में जानकारी याद रख सकते हो। कहाँ से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से, या मतलब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना टूट के भी बना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आई थिंक पिछले बार भी सीटेट के अंदर पोचमपल्ली के बारे में पूछा गया था। पोचमपल्ली जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है। कभी आंध्र प्रदेश दे देता है ऑप्शन में, कभी तेलंगाना दे देता है, बट जो एक्चुअल राइट आंसर होना चाहिए वो आप अगर गूगल करोगे तो तेलंगाना होगा। पोचमपल्ली अब तेलंगाना के अंदर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे साड़ियाँ वगैरह बनती हैं, जो भी है आप सर्च करोगे इसके ऊपर भी आगे होगा ही, पीडीएफ के अंदर देखते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, ये बुक के अंदर ही था। डू गर्ल्स इन योर एरिया प्ले कबड्डी और एनी, ये एक्टिविटी के लिए देखो हमने कहा ना कि ज़्यादातर जो एनसीएफ है वो एक्टिविटीज़ करवाता है, मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं बोल सकते हो, कि एक्सपीरियंस देता है, ठीक है। एक्सपीरियंस के हिसाब से, ऐसा नहीं कि इनका जो करिकुलम है केवल थ्योरी ही थ्योरी है ना। एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल सकता है, यहाँ पे हो सकता है कोई ना कोई एक्टिविटी देता रहेगा, तो ये एक्टिविटी बोल सकते हो आप, क्लास एक्टिविटी, ठीक है। ताकि बच्चा एक एक्टिव रह सके, इसलिए छोटे छोटे एक्टिविटीज़ भी अपनी बुक के अंदर इन्होंने दे के रखी हैं बच्चों के लिए, है ना, और सही एक्सपीरियंस कर पाए, है ना। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अ स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स, ठीक है। फॉर द टीचर, ये टीचर के लिए दिया गया है, आप आपके काम का नहीं है, छोड़िए। चित्तप्पन्स, ये फादर यंगर ब्रदर इन मलयालम, मलयालम में चित्तप्पन किसको बोला जाता है, फादर का जो यंगर ब्रदर है, ठीक है। और कुंजम्मा फादर्स यंगर ब्रदर्स वाइफ को बोला जाता है ना। मतलब यंगर ब्रदर की जो वाइफ है उसको क्या बोला जाएगा, कुंजम्मा। और फादर का जो यंगर ब्रदर है उसके लिए चितप्पन, है ना, याद रखिएगा, चाचा चाची, ठीक है। इन केरला यू कैन सी मैनी फ्रूट्स ट्री लाइक्स कोकोनट, बनानास, जैक फ्रूट, पपाया, बेलनट,
एक्सेट्रा 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 यहाँ पे देख सकते हो। और ज़्यादातर साउथ में आपको पता होना चाहिए कोकोनट के ऑयल का यूज़ होता है। अगर आपने देखा होगा व्लॉग्स वगैरह में, तो ज़्यादातर वो क्या करते हैं, क्योंकि मैंने फूड व्लॉगिंग वाले चैनल पे देखा था कि साउथ वाली साइड पे मतलब हर सीज़न में कोकोनट ऑयल का ही यूज़ होता है। और हमारे नॉर्थ इंडिया में कौन सा होता है, हम तो नॉर्थ इंडिया के हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे सरसों का तेल है वो अवेलेबल रहता है हर सीज़न, हर टाइम, जब मर्जी जाओ। पी मार्का जिंदाबाद, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यू कैन फाइंड वेरियस स्पाइसेस इन केरला लाइक तेज पत्ता, कार्डामम्स एंड ब्लैक पेपर, है ना। गरम मसाला इज मेड ऑफ स्मॉल एंड बिग कार्डामम, जो इलायची होती है, इलायची की बात हुई, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, क्लोव, क्यूमिन, क्यूमिन सीड जिसे आप ज़ीरा बोलते हो, सिनेमॉन, ब्लैक पेपर, ड्राई जिंजर, ये सारी चीज़ें गरम मसाले के अंदर होती हैं। तो आप इनको पढ़ लीजिएगा, छाप लीजिएगा। यहाँ पे आप फोटो में देख ही पा रहे होंगे, है ना। क्या क्या है यहाँ पे, दालचीनी है, इलायची है, लौंग वगैरह है ना। और क्या क्या है, जीरा है, धनिया है ना। सारी चीज़ें दे के रखी हैं, कड़ी पत्ता है, जो भी है आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मसाले की बात अगर करें तो, ठीक है। दिस इज द स्टोरी ऑफ लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म। वाहिदा प्रिज्म एक महिला हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर हैं, कहाँ के अंदर, इंडियन नेवी के अंदर। इनके ऊपर भी एक स्टोरी है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, मतलब इंस्पायर करने के लिए वुमेन्स को या लड़कियों को इंस्पायर करने के लिए ये डेडिकेटेड चैप्टर है। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू लीड आ परेड। जो गणतंत्र परेड होती है ना, 26 जनवरी की परेड होती है, तो ये फर्स्ट वुमेन हैं जिन्होंने लीड किए एक परेड, ठीक है। वाहिदा प्रिज्म इज फ्रॉम तानामंडी विच इज़ विच इज़ इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये कहाँ की रहने वाली, जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं। और तनामंडी प्लेस है, वहाँ की रहने वाली हैं, याद रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ कमांड्स इन परेड्स इज़ 36। यहाँ पे 36 परेड्स की इन्होंने बात की है, ये भी आप यहाँ पे नंबर याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी देखते हैं आगे और क्या है। ये रहा आपका जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे है आपका लगभग पीओके, ये है अक्साई चीन। बाकी ये आपका जो बचा ये इंडिया का अपना कश्मीर। बाकी ये पीओके के ऊपर काफ़ी विवाद चला हुआ है अभी भी। यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो आप कोई नहीं देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में। तिब्बतन ऑल्सो कॉल्ड भोटी इज़ द लैंग्वेज स्पोकन इन लद्दाख। देखो हाँ, यहाँ पे लद्दाख की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका लाहौल एंड स्पीति हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे भी क्या भोटी बोली जाती है, भोटी लोग रहते हैं, बिल्कुल ट्राइब एक, ठीक है। यहाँ पे इस रीजन में कौन सी भाषा बोली जाती है, भोटी भाषा बोली जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, भोटी लैंग्वेज, ठीक है। और मदर इन भोटी लैंग्वेज अम्माले, और फादर इन भोटी लैंग्वेज अब्बाले। यहाँ पे इसका मतलब आप समझ गए होंगे, नोट कर लीजिएगा। और जो अभी बात करें यूटी है लद्दाख, तो सबसे बड़ी यूटी कौन से अभी प्रेजेंट टाइम पे, लद्दाख है। और सबसे छोटी यूटी आपकी लक्षद्वीप है। ये आपको मैप का पता होना चाहिए, मैप से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सीटेट के अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी चलिए यहाँ से आगे हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना और अपनी स्टडी का। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाकी जितने भी लोग हम मतलब देख रहे हैं, अभी तो ज़्यादा नहीं है, 10-15 लोग ही सीटेट वाले हमारे साथ जुड़े हैं। बट उम्मीद है जो भी लोग नए जुड़ेंगे, आप एंजॉय करेंगे कंटेंट को, स्टडी को और अपनी प्रिपरेशन को। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।